विष्णु बैरागी। क्लिप्तृ देवमाला का वो दरख्त है जो समंदर मंथन से निकला था और उसके फूलों में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी खुशबू सूंघी जा सकती थी और जो हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। शांति निकेतन में ब्रह्मो मंदिर के पास एक पुराना बरगद खड़ा है। दीपाली सरकार उसे अपना क्लिप्तृ समझती है क्योंकि एक रोज इस दरख्त ने बड़े अनोखे और गैर मतवक्के अंदाज में उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। ईस्टर्न रेलवे के साहबगंज लूप लाइन पर कलकत्ते से 100 मील के फासले पर संथाल परगना के नज़दीक बोलपुर एक जगह का नाम है। बोलपुर आज से 100 बरस पहले अपने डाकुओं के लिए मशहूर था, क्योंकि इस इलाके की कंकरीली ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी और यहाँ के बाशिंदे डाका डालकर अपना पेट पालते थे। वो छुरी जिससे ये डाकू मुसाफिरों का गला काटते थे बॉल कहलाती थी और इसी वजह से इस वीराने का नाम बोलपुर पड़ गया। हिमालय पर शांति की तलाश से नाकाम लौटने के बाद एक मर्तबा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जमींदार सिन्हा से मिलने पालकी में बैठे रायपुर जा रहे थे जब बोलपुर का ये सुनसान बीहड़ रास्ते में पड़ा। इस मैदान में महर्षि को एक बड़ा सायादार दरख्त नजर आया। उन्होंने पालकी वहीं रुकवा ली और दरख्त की छांव में कालीन बिछाकर मुराकबे में मसरूफ हो गए। वहां उन्होंने वैदिक हमद दोहराई और महर्षि को इस दरख्त के नीचे वो शांति मिल गई जिसकी खोज में वो सारे हिंदुस्तान में घूमे थे। उन्होंने रायपुर जाकर जमींदार सिन्हा से ये इलाका खरीद लिया, दरख्त और बाग लगवाए। डाकुओं ने डाका डालने से तौबा की। 1863 में महर्षि ने अपनी आराम व आसाइश की जिंदगी त्याग कर यहाँ शांति निकेतन आश्रम कायम किया। शांति निकेतन विला तामीर करवाई और यहाँ रहने लगे। बरगद के इस दरख्त के नीचे उन्होंने एक मरमरी माबद बनवाकर उसके फाटक पर लिखवाया, आमार प्राणेर आराम मोनेर आनंद आतोमार शांति। इस दरख्त के नीचे महर्षि को खुदा मिल गया था। आज ये शांति निकेतन हिंद कदीम की जंगल की दरगाहों की तर्ज पर बने हुए दारुल उलूम विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया में मशहूर है। दूसरी जंग अजीम ने गांधी और वार्धा आश्रम, नेहरू और आनंद भवन और टैगोर और शांति निकेतन वाले हिंदुस्तानी को कौमी जद्दोजहद के एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है और गो शांति निकेतन की फ़ज़ा में हमेशा की तरह पुरसुकून और नगमा है और देवा भी जिंदा हैं और डॉक्टर नंदलाल बोस और उपेंद्र नाथ टैगोर और हिंदुस्तानी निशातुस्सानिया के दूसरे अजीम मुसव्विर कला भवन में मौजूद हैं, मगर बैरूनी दुनिया के मामला तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। अमार प्राणेर आराम मोनेर आनंद आतोमार शांति। सितंबर 1940 की एक शाम शांति निकेतन की एक नई तालिब इल्म थर्ड ईयर की दीपाली सरकार बरगद के नीचे बैठी मरमरी फाटक पर मुनक्कश इन सहर अंगेज अल्फाज पर नज़र डालकर सोच रही थी, कमाल है, महर्षि को इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल हो गया था। मगर महर्षि कभी 20 बरस के भी तो रहे होंगे। अपनी नोटबुक बंद करके वो बरगद के पत्तों की नाव बनाते बनाते सोचने लगी, क्लप्त्रो जिंदगी के पत्ते गिरते जा रहे हैं। अलख निरंजन। दूर से आवाज आई। उसने चौंक कर जंगल की तरफ देखा। दूर एक पगडंडी पर चंद विष्णु बैरागी नारा लगाते तेज तेज चले जा रहे थे और दीपाली को याद आया कि ये बीरभूम है, चंडीदास की सरजमीन। उसने झुककर सुर्ख मिट्टी पर हाथ रख दिया। चंडीदास की सरजमीन। वो किताबें समेटकर हॉस्टल वापस जाने के इरादे से उठने लगी कि अचानक सामने पगडंडी पर पत्ते खड़खड़ाए। उसने नजरें उठा के देखा, एक लंबी स्याह दाढ़ी और स्याह जुल्फों वाला विष्णु सन्यासी ऐन उसके सामने खड़ा था। वो घबराकर खड़ी हो गई और सन्यासी को प्रणाम किया। तब उस नौजवान बैरागी ने बड़ी शगुफ्तगी से कहा, दीपाली, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हमें लगता है तुम्हें रूहानियत के दर्स की अशद ज़रूरत है। दीपाली के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो चबूतरे पर बैठ गया और चारों तरफ नज़र डाली। फिर उसने झूले में से सिगरेट निकाल कर जलाया, मगर फ़ौरन ही बुझा दिया। बच्चा, हम तुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तूने हमारी बहुत सेवा की है और हम तेरी बहादुरी के सख्त कायल हो गए हैं।
तू वाकई कमाल की लड़की है। दीपाली ने भवें जोड़कर कहा। आप? हाँ बिटिया। दीपाली सरासीमा हो गई। आपको इस कदर रेकलेस न होना चाहिए। अब मैं किसी के आया वाया बनने नहीं चाहूंगी। रेकलेस? ये शांति निकेतन तो अपना पुराना अड्डा है बच्चा। बरगद के नजदीक मरमरी इबादत गाह में किसी ने चिराग जला दिया, फिर कदमों की चाप दूर हो गई। तू पूजा पाठ नहीं करती बिटिया? दीपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने फाटक पर लिखे हुए अल्फाज पर नजर डाली और उन्हें आहिस्ता से दोहराया। फिर वो भी किसी सोच में डूब गया। अब शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। आप आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ मिल जाऊंगी? चंद लम्हों बाद दीपाली ने सर उठाकर उससे पूछा। वो अपने ख्यालों से चौंका और दफतन हंस पड़ा, अपने इल्म के जोर से। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हमें तेरे मुतालिक सब मालूम रहता है बच्चा। हम जानते हैं कि तू रोज शाम को यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करती है। तो बतलाइए अब मेरे लिए क्या काम है? दीपाली ने जरा दुरुस्ती से कहा। क्या हम किसी काम के बगैर तुझसे नहीं मिल सकते? सन्यासी ने इत्मीनान से जवाब दिया और चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा रहा। अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। हवा के एक झोंके ने शराइन में लगे एक दरख्त के सुर्ख फूल चबूतरे पर बिखेर दिए। बहुत दूर साल के दरख्तों की यूनियों में गुरुदेव किसी से बातें करते हुए गुजर रहे थे। गुरुदेव जा रहे हैं, सन्यासी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। दीपाली भी चबूतरे पर से उठी। गुरुदेव अंधेरे में गायब हो गए। दफतन दीपाली को महसूस हुआ कि ये शाम मुनफरिद है, फिर कभी वापस न आएगी। सन्यासी ने झोले में से निकालकर घड़ी देखी और पहली दफा संजीदगी से कहा, शोक थी। लो तुम्हें एक काम बता ही दें। दीपाली ने तेवरी पर बल डालकर उसे देखा। मेरा नाम दीपाली है। हाँ, लेकिन तुम मेरी शोकती हो। दीपाली, मैं तुम्हें शोकती ही पुकारूंगा। चलो जल्दी से एक और काम कर दो थोड़ा सा। दीपाली गुमसुम खड़ी रह गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहिए, उसने फाटक की तरफ देखते हुए कहा। हमें कहीं से सिगरेट ला दो। हमारे पास यही एक सिगरेट बचा है और बहुत दूर जाना है। बहुत अच्छा, लेकिन आप महज सिगरेट लेने? हमने कहा तो हम तुम्हें दर्शन देने आए थे बच्चा। सिगरेट के अलावा और कुछ तो नहीं चाहिए? दीपाली ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया और सन्यासी के संजीदा लहजे से बेहद घबराई। फिलहाल नहीं। वो फिर चबूतरे के किनारे पर टिक गया और बड़ी गंभीर आवाज में कहने लगा। दीपाली, मैं इसलिए आया था कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब तक तुम मेरे लिए महज एक और राबता, महज एक और नाम रही हो, या धुतलके में सुनी हुई एक और आवाज। तुम्हारे घर पर भी। मैं आपका सिगरेट ले आऊं? दीपाली ने घबराकर उसकी बात काटी। हमसे डरो मत बच्चा, हम एक बहुत शरीफ साधु हैं। दीपाली हंस पड़ी और यकलख्त उसे उमा राय की डांट याद आई, स्कूल गर्ल गेज। और उमा राय के ख्याल ने उसे अचानक बेहद दिलगिरफ्ता और परेशान कर दिया। तुम्हारे साहब और मैम साहब कैसे हैं? उनका तबादला हो गया। उनकी जगह चार्ल्स बार्लू आए हैं। रेवेंडर बनर्जी के उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्टर बार्लू की बड़ी बहन 12 साल में मिशनरी हैं, चार्टगाम से तब्दील होकर आए हैं। रोज़ी खैरियत से है? जी। किसी को उसके मुतालिक कोई शुबहा तो नहीं हुआ है? जी नहीं। उसे ख़त लिखकर पूछो कि चार्ल्स बार्लू खुलना किस रोज़ पहुंच रहा है। चार्ल्स बार्लू के नाम का कोड याद है ना? चार्ल्स बार्लू के नाम का कोड याद है? वो उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बताओ तो, दीपाली ने बतलाया। वंडरफुल। सन्यासी ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, फिर घबराकर जल्दी से हटा लिया। उमा से कब से नहीं मिली? सन्यासी ने दीपाली का रंग बदलते नहीं देखा। उसने उमा का नाम जिस अंदाज से लिया था। आप लोगों के गायब होने के दूसरे हफ्ते ही तो वो कलकत्ता चली गई थी। अभी तक वहीं हैं। मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाबा के साथ कलकत्ता गई थी गाने रिकॉर्ड करवाने, मगर उमा दी से मुलाकात न हो सकी। उनका पता मालूम नहीं था और उन्होंने मुझे कोई खत पत्तर कभी भेजा नहीं। वो कलकत्ते में किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं। अपने भाई के साथ बालीगंज में रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो चूंकि पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं, इसलिए ना अंडरग्राउंड में गई न जेल। ठीक है ना? और सुना है कि उनकी डीआईजी मामू ने गवर्नमेंट को जमानत दी है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगी। आपको तो ये सब मालूम ही होगा। हाँ, मालूम है। फिर उसने ज़रा तवक्कुफ से कहा,
अच्छा जाओ, भागो, सिगरेट लेकर आओ, जो भी मिले। आप इस रास्ते पर जाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। सन्यासी चलने लगा, फिर ठिठक गया। एक बात और, कैंटवेल ताज़ा और नौवारिद नातजुर्बेकार नौजवान था। बार्लो पुराना घाघ है। उसके बाप दादा तक बंगाल के सिविलियन थे। इस चीज़ का तुम लोग ख्याल रखना, बड़ा सख्त गिर अफसर है। ट्रस्ट तहरीक के ज़माने में कई नौजवानों को फांसी के तख्ते तक भिजवा चुका है। दीपाली को कपकपी सी आई। सन्यासी कहता रहा, रोजी से कहना बेहद एहतियात से काम लेकर हमें इत्तलात पहुंचाए और अपने बाप को किसी तरह नाराज़ या नाखुश न करे, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा, दीपाली ने जवाब दिया। सन्यासी पगडंडी पर आगे बढ़ गया। दीपाली भागती हुई इमारतों की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई और बरगद के सुनसान चबूतरे पर एक नज़र डालकर साल के एवेन्यू पर दौड़ना शुरू कर दिया। सन्यासी सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कला भवन के सामने वाली सड़क पर चला जा रहा था। दीपाली ने फूली हुई सांस से उसके करीब जाकर कहा, लीजिए। सन्यासी ने पलट कर देखा। ओह थैंक्स। उसने बड़ी खुशी से सिगरेटों के पैकेट अपने झोले में गिरा दिए और मुस्कुराया। अब चांद तुलू हो रहा था। बहुत दूर से अलख निरंजन की आवाज़ आई। सड़क के किनारे समंदर के सुरीले शोर की मानिंद सदाबहार विलायती झाओं की नाजुक डालियां हवा में सरसरा रही थीं। शीशम के झुंड के पूरे परे तलबा की झोपड़ों में रोशनियां झिलमिलाई। दीपाली सर झुकाकर सड़क को देखने लगी। मिट्टी में कांच की सुर्ख चूड़ियों के चंद टुकड़े चमक रहे थे। उसने अंगूठे की नोक से एक टुकड़े को छुआ और एक कदम पीछे हटी। बाड़ पर फैली बेल से एक गिरगिट उछलकर पत्तों के अंदर चला गया। दूर श्री सदन में चंद लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया था। निटाई डाके आए आए, गौर डाके आई आई। यहाँ ओनल कुमार दास तुमसे राब्ता रखेगा। सन्यासी की आवाज़ उसके कानों में आई। बहुत अच्छा। संथाल परगना सन्यास के लिए आइडियल जगह है, मगर हम यहाँ से भी डेरा डंडा उठाकर कूच कर गए हैं। अगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तैयार रहना, शोभती। बहुत अच्छा। करीब से चंद संथाली औरतें सर पर टोकरे टोकरे उठाए गुजर गईं। उनके पीछे तलबा की एक टोली टहलती हुई आ रही थी। अच्छा, जीती रहो, खुश रहो, हम जाते हैं। सन्यासी ने मतानत से उसे आशीर्वाद दी और तेजी से आगे बढ़ गया। दीपाली उसे चांदनी की खुन धुंधलके में गायब होते देखती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटी। बरगद का चबूतरा अब भी सुनसान पड़ा था। आज शाम, आज शाम मैं सोच रही थी कि काश। उसने एक पत्ता उठाकर नाक से छुआ और अपने आप से कहा, क्लिप थ्रू। फिर उसने दरख्तों के उस झुंड का चक्कर लगाया। ब्रह्मो माबद में चिराग सुकून से जल रहा था। अमार परारेम आराम मोनेर आनंद आतोमार शांति। उसने चुपके से दिल में दोहराया और दिल ही दिल में मुस्कुराती मसरूर रोजी बनर्जी को खत लिखने के इरादे से अपने कमरे की समत रवाना हो गई।